गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज आप लोगों का पॉलिटेक्निक का सेकेंड क्लास है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जिन जिन बच्चों ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए आज ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप इस चैनल के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप जाके फर्स्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए फटाफट के अंदाज में एक बार फिर से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसे हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 6-7 में ही पढ़ा है कि कार्य है क्या। तो बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी, बल तथा बल की दिशा में जो तय की गई दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम लोग कार्य कहते हैं। बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए कार्य को हम लोग W द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये F यहाँ पे फोर्स को इंडिकेट कर रहा है जिसे हम लोग बल कहते हैं, और S यहाँ पे है दूरी। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, अगर ये मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आगे बढ़ेगा, कुछ समय के बाद ये यहाँ नजर आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसे हम लोग S द्वारा इंडिकेट करते हैं। और ये भी याद रखना है आप लोगों को कि कार्य एक अदिश राशि है जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और इसका मात्रक जूल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि इसका असली मात्रक जूल होता है। तो अब हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कार्य 3 तरह के हो सकते हैं। पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य, तीसरा शून्य कार्य। इन तीनों को समझना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज धनात्मक कार्य होता क्या है। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में हम अब यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम इसमें अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है और अगर इसमें हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें धक्का लगा रहे हैं, तो अब ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी और कुछ समय के बाद ये अब ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी या जहां भी नजर आए उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब विस्थापन, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसमें अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी तरफ हो, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी ओर हो रहा है, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं इसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है थीटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से इसमें थीटा जो होता है इसका वैल्यू 0 डिग्री लेना है। ऋणात्मक कार्य कैसे समझेंगे? ऋणात्मक कार्य जो होगा, जैसे कि मान लेते हैं सपोज हमारे पास एक बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है मान लेते हैं, और इसको हम प्रोजेक्ट किए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर इसको हम फेंकें, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर की ओर जा रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक जी का वैल्यू जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं, वो नीचे की ओर लगता है। वो कहाँ लगता है? नीचे की ओर। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, ऊपर की ओर बल जा रही है, लेकिन उसका जो गुरुत्वीय बल है जी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लगता है। मतलब कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, लेकिन उसमें जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, का जो बल लगेगा, ठीक है, तो वो नीचे की ओर होगा। तो इस तरह का जो कार्य होगा ये ऋणात्मक कार्य के अंदर आएगा, है ना। और इसमें ध्यान रखना है आपको थीटा, इसमें जो हम लोग थीटा का वैल्यू लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करेंगे, वो वैल्यू लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेन लीनियर लाइन बन रहा है, सरल रेखा बन रहा है, तो उसमें थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। शून्य कार्य समझते हैं क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे हाथ में एक धागा है या एक छोटी सी कोई रस्सी है, रोप है, और उसमें एक पत्थर बंधा हुआ है, उसको हम घुमा रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं हमारे हाथ में एक पत्थर है, ये इसका सेंटर है, उसको हम घुमा रहे हैं ऐसे से गोल गोल, और इसमें बल फोर्स जो लगेगा वो सेंटर की ओर लगेगा। किसी भी पॉइंट पे आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं इसी पॉइंट पे अगर हम सपोज गेस करें, इस पॉइंट पे गेस करते हैं, ठीक है, या इसी पॉइंट पे गेस करिए, इसमें डायरेक्शन जो है ये फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है, तो इसका जो फोर्स होगा वो इसके सेंटर की ओर लगेगा। मान लेते हैं सेंटर को कंसीडर किए O, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो इसका जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स हमारा ये सेंटर की ओर लगेगा। हर स्थिति में
जो फोर्स लगेगा वो केंद्र की ओर होगा। आप गेस कर सकते हैं ऐसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, एक राउंड फील्ड है और साइकिल चला रहे हैं गोल गोल, है ना, और अगर आपकी ऊर्जा छीन हुई तो आप गिरिएगा कहाँ? आप केंद्र की ओर गिरिएगा, मतलब फोर्स हमेशा लगेगा सेंटर की ओर। इस पॉइंट पे अगर कंसीडर करें तो इसका भी जो फोर्स होगा वो हमारे सेंटर की ओर लगेगा हर पॉइंट पे, है ना। हर पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे अगर बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट इस हो रहा है, इसका भी जो सेंटर पे फोर्स लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की ओर। हर स्थिति में ऐसा ही होगा। इस पॉइंट पे अगर गेस करें, अगर डिस्प्लेसमेंट इस हो रहा है तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इस ओर होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो कार्य होगा ये शून्य कार्य होगा, मतलब कार्य नहीं होगा। और इसमें ध्यान रखना है, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जब किसी वस्तु का विस्थापन किसी भी पॉइंट पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट गेस कर सकते हैं, बल की दिशा के अभिलंब हो, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर स्थिति में 90 डिग्री बन रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 लेना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पहले सबसे पहले हम धनात्मक कार्य की बात करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना लेना है? 0। तो W इक्वल टू होता है F डॉट S cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लेना है? 0। तो W मतलब वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, तो निकालिए आप लोग। तो F इंटू S cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू किसी को पता? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 लिख सकते हैं सिंस cos 0 इक्वल टू 1। तो W इक्वल टू क्या है? F डॉट S है, साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, इसलिए इसे हम लोग धनात्मक कार्य कहते हैं। ऋणात्मक कार्य में आपको बताया था मैंने कि एक लिनियर लाइन बनता है, सरल रेखा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है ना। तो इसमें थीटा का वैल्यू 180 पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला भी रहेगा W इक्वल टू F डॉट S cos थीटा, F डॉट S cos 180 रखना है। cos 180 का मान अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि cos 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, तो इसका वैल्यू माइनस f आएगा। W इक्वल टू क्या आया? माइनस f आया, मतलब जो वर्क डन होगा वो निगेटिव है, मतलब इसे ऋणात्मक कार्य कहेंगे। और शून्य कार्य मतलब थीटा का वैल्यू मैंने बताया अभिलंब है, मतलब 90 डिग्री पे होगा। तो आप इसी फॉर्मूले पे फिर इसको पुट कर सकते हैं। W इक्वल टू F डॉट S cos 90, है ना। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। W इक्वल टू F डॉट S cos 90 का वैल्यू 0 होता है, आप याद कर सकते हैं। तो मतलब 0 को इससे गुना मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें तो पूरा सिस्टम, पूरा वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 0 वर्ग 0। तो तीन स्थिति हो गई यहाँ पे। पहली स्थिति धनात्मक कार्य में जब थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा, तब ये धनात्मक कार्य होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ऋणात्मक कार्य के लिए थीटा का मान 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा बन रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और वैल्यू कितना लेना है? 180। और इसका टोटल वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आ रहा है, माइनस FS, ये ऋणात्मक कार्य हो गया। शून्य कार्य में अभिलंब है ना, विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है, और अगर बल की दिशा के अभिलंब होगा तो थीटा का मान कितना रखना है? 90, और इसका वैल्यू 0 आएगा। तो तीन स्थिति, तीन तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि जब बल और बल की दिशा में विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो कार्य कैसा होगा। तो देख सकते हैं अगर बल और बल की दिशा में विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वो कार्य शून्य कार्य होगा। धनात्मक कार्य के लिए आप देख सकते हैं बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होगा उसके बीच थीटा का मान, कोण का मान 0 डिग्री होगा, और ऋणात्मक कार्य में थीटा का मान कितना होगा? 180। तो ये तीन टॉपिक हैं और तीन टॉपिक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर्पस से आ सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से फटाफट के अंदाज में आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हालांकि इतना बड़ा है नहीं, ये चैप्टर छोटा है, और उम्मीद करते हैं कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इस पे बेस्ड जो आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे वो आज भी हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। और जो आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में उस तरह का क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को हल करके आपके सामने रखा जाए। तो अब आगे ऊर्जा। ऊर्जा आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है यूनिट वो क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और आप इसमें टाइप पढ़ेंगे ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा। जो न्यूमेरिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसे शॉर्ट में इंडिकेट ई के द्वारा करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए एम क्या है, एम यहाँ पे मास है, मास मतलब द्रव्यमान, एम मास मतलब द्रव्यमान, वी क्या है वेलोसिटी, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी गति होगी वेलोसिटी होगी उसे वी द्वारा इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे फिर स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ज़्यादा देखिए कम समय में अगर हम अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो अब शॉर्टकट पढ़ाई बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये कोशिश रहेगा कि उस टॉपिक को लिखा जाए, उस पर उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको कराया जाए, तो कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है हमारे पास ईपी। स्थितिज ऊर्जा को ईपी द्वारा इंडिकेट करते हैं, एम इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे जी क्या है, जी जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग है ना गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। या नहीं तो बहुत सारे बुक में ये अप्रॉक्स 10 के आसपास है, देख सकते हैं अप्रॉक्स 10 भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे जी का वैल्यू अगर नहीं दिया हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है ना। और यांत्रिक ऊर्जा जो होता है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा में से किसका योगफल होता है, तो याद रख सकते हैं ईके मतलब गतिज ऊर्जा और ईपी जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योगफल होता है। और अब हम आपके सामने 4 या 5 क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे, आपको 15 सेकेंड हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, आप तैयार रहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जो अभी आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी जस्ट अभी हम लोग बनाएंगे, या आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। तब तक एक टॉपिक यहाँ पे छूटा हुआ था शक्ति, इसको भी खत्म करते हैं। तो शक्ति बेसिकली कुछ नहीं है, आप लोग इसके फॉर्मूले से इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। शक्ति मतलब ये लिखा हुआ प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में जहां भी समय प्रति इकाई के साथ लिखा रहे वो वैल्यू नीचे आएगा। तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। मतलब कि कार्य और समय इन दोनों का जो डिफरेंशिएट है, डिवाइड है, ये आपको शक्ति का वैल्यू देगा। आप देख सकते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब इस फॉर्मूले को याद रखना है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य को W द्वारा इंडिकेट करते हैं, समय को T द्वारा इंडिकेट करते हैं, है ना। और ध्यान रखना है कि शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है, ये भी एक अदिश राशि है, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शक्ति अदिश राशि कैसे है, आप इसको भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि कार्य, शक्ति कैसे निकला, कार्य और समय का जो भागफल है, मतलब इन दोनों को डिवाइड किया आपस में तो शक्ति निकलता है। तो आप लोग जानते हैं ना कि कार्य भी अदिश राशि है, कार्य भी कैसी राशि है, अदिश, और समय भी अदिश राशि है। और दोनों एक दूसरे से हम लोग जैसे डिवाइड किए तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा ये भी अदिश राशि होगा। मतलब ये भी अदिश, ये भी अदिश, इसलिए शक्ति भी अदिश होगा। और इसलिए लिखा हुआ है शक्ति एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। और वाट को भी W द्वारा इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा कि वर्क डन, जो इसको हम लोग कार्य कहते हैं, उसे भी W द्वारा सूचित करते हैं। और शक्ति का जो SI मात्रक वाट होता है, इसे भी W द्वारा सूचित करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। और एक बात ये भी याद रखना कि 1 वाट इक्वल टू कितना हो सकता है। 1 वाट जो होगा उसका मान कितना होगा, देख सकते हैं कि शक्ति का मात्रक तो वाट हुआ, और ये बना किससे, कार्य और समय से। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और समय T मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड, ये इन दोनों के बीच डिवाइड साइन है। तो जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, कुछ नहीं तो 1 जूल लिख सकते हैं। मतलब कि 1 वाट, वाट कहाँ से आया, इस शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट कैसे आया, कि जूल और सेकेंड, जूल ऊपर है सेकेंड नीचे है, इन दोनों को दूसरे से डिवाइड किए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 वाट इक्वल टू क्या, 4 ऑप्शन रहेगा, कहीं जूल बटे सेकेंड रहेगा, कहीं सेकेंड बटे जूल रहेगा, कहीं पे जूल गुना सेकेंड रहेगा। तो ध्यान रखना है कि 1 वाट जो होता है वो 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है ना। आगे जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं जो कि शक्ति से रिलेटेड है, मशीन के कार्य करने की जो क्षमता होती है, कोई मशीन जो कार्य कर रहा है इसकी जो क्षमता होती है
है ना, उसे हम लोग वाट में इंडिकेट करते हैं, वाट में अंकित करते हैं, ओके, या किलोवाट में भी अंकित कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए एक प्रचलित मात्रक ये भी है हॉर्स पावर, जिसे हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं। बड़े पैमाने पर अगर कोई मशीन वर्क कर रहा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा, ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इसीलिए वहां पे हॉर्स पावर हम लोग यूज करते हैं। और एक बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी याद कर सकते हैं कि एक हॉर्स पावर का जो मान होता है वो कितना वाट होता है। तो याद रखना है आप लोगों के 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जिसे हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं वो 746 वाट के बराबर होता है। और फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ नीचे आप लोगों के लिए, ऊर्जा का व्यावसायिक उपयोग के लिए जूल एक छोटा मात्रक है। जूल क्या है? छोटा सा मात्रक है। और बड़े मात्रक के लिए हम लोग ऊर्जा, इसके लिए यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जो मात्रक कार्य का होता है वह मात्रक ऊर्जा का भी होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक उपयोग के लिए जूल तो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा यूज जूल ही करते हैं, है ना। ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का जूल ही है, लेकिन यह एक छोटा मात्रक है, ओके। बड़े मात्रक के लिए यहाँ पे किलोवाट घंटा का उपयोग करेंगे, किलोवाट घंटा का उपयोग करेंगे, है ना। और ये भी याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसी को हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पे यू जो है ये यूनिट है, 1 यू मतलब एक यूनिट, यू यहाँ पे यूनिट को इंडिकेट करता है। और इसका मान होता है 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग एक यूनिट कहते हैं। इसका वैल्यू भी याद रखना है आप लोगों को, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान, है ना, एक यूनिट भी कह सकते हैं इसे। इसका वैल्यू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 1 किलोवाट का वैल्यू इतना आया कैसे, तो देख सकते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट लिख सकते हैं आप लोग। जैसे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट को भी, घंटा को कंसिडर नहीं किया, घंटा को बाद में करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना ले रहे हैं, किलोवाट को ले रहे हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। और हम लोग ये भी जानते हैं ना, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। सेकेंड क्यों लिए? क्योंकि समय का ऐसा ही मात्र सेकेंड होता है। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें है, किलोवाट है और घंटा है। तो 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वाट लिखें, ओके। 1 घंटा को हम लोग लिखें 3600 सेकेंड, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया 36, कितना जीरो आ गया? 2 और 3 5, 1 2 3 4 5। और यूनिट क्या बचा मेरे पास? वाट सेकेंड, ऐसे यहाँ पे सेकेंड है। अब ये भी सही है, बट इसको साइंटिफिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक यूनिट, हमारा साइंटिफिक मेथड ये कहता है कि यहाँ पे एक डिजिट के बाद लेफ्ट से डेसिमल होना चाहिए। तो हम लोग कितना डिजिट स्किप करेंगे ये देखना है। तो जैसे हम लोग लिख देते हैं पहले 36000000, 5 जीरो है, तो स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल डालना है। लेफ्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ता है, तो हम कितना राइट से जंप कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पे डेसिमल दे दिए, 6 प्लेस जंप किए हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के पावर 6 से। अगर हम 5 पोजीशन जंप करते हैं तो 10 के पावर 5 जंप है ना। तो 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई किए। वाट सेकेंड आया, वाट सेकेंड, जितना वाट सेकेंड हो, वाट करके लिख सकते हैं आप लोग, जितना भी वाट सेकेंड होगा, 1 वाट सेकेंड आ जाए तो वो 1 जूल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे आपके लिए यहाँ पे 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड आया, उसी तरह से ये भी याद कर सकते हैं कि 1 वाट सेकेंड 1 जूल के बराबर होता है। अब इसको देखिए, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जूल लिख सकते हैं, वाट सेकेंड को हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे। बस अब कुछ नहीं करना है। डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखिए, 2 डिजिट लिखिए, वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली 3.6, क्या लिखेंगे? सिर्फ 3.6 और 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये तो यहाँ पे था, है ना। अब चलिए फटाफट के अंदाज में 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब इसको जल्दी से करते हैं। एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड आप लोगों को लगेगा, जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है 15 केजी द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे भी आए तो फटाक से लिखेंगे एम, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। इसका वैल्यू है 15 केजी, ओके। और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो ये पहले से किलोग्राम में है, इसको चेंज नहीं करना है। और ये गोला है, गोला 4 मीटर पर सेकंड, जहां भी मीटर पर सेकंड आ जाए ये समझ लो वेग है, v क्या है? वेग। तो v का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, v का वैल्यू कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, मतलब वो जा रहा है।
तो इसकी गतिज ऊर्जा पूछ रही है। गतिज ऊर्जा को हम लोग ई के लिखते हैं ना, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले। इसका फॉर्मूला आपको याद है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको पुट करते जाइए, हाफ गुना एम, एम का वैल्यू 15 गुना वी स्क्वायर है, वी का वैल्यू 4 है ना, स्क्वायर है इसमें, वी का वैल्यू 4 है, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे इसको, 2 से 4 खत्म हो गया, 2 बार में गुना कीजिए, 4 गुना 2 8, 15 गुना 8 120, यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सॉरी ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का जब भी मात्रक आएगा वहां पे जूल लगाना। हो गया, खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, 100 वाट का एक बल्ब है और 2 घंटा में ये कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा। ऊर्जा पूछा जा रहा है, ऊर्जा का मात्रक जूल में निकालना है। ओके, तो कितना ऊर्जा का उपभोग करेगा हमारे पास है। सबसे पहले वाट जब भी आए तो ये समझ लीजिए पावर है। पावर मतलब शक्ति, शक्ति का ही मात्रक तो वाट होता है, अभी जस्ट बताया। तो P फॉर पावर का वैल्यू 100 वाट, और ये टाइम है, टाइम 2 आवर दिया हुआ। आपको पता होना चाहिए कि टाइम का ऐसा यूनिट आवर नहीं होता है, सेकंड होता है। तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 2 घंटे में कितना आएगा, 2 को 3600 से गुना करेंगे, मतलब 7200 सेकंड आ गया। अब पूछ रहा है कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा, कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा जस्ट कि शक्ति, समय और ऊर्जा में क्या रिलेशन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, और कार्य को यहाँ पे ऊर्जा के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। तो बस इस फॉर्मूले का पुट कर दीजिए। पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है मुझे, ऊर्जा है ना, ऊर्जा मतलब यहाँ पे डब्ल्यू को निकालना है बात। तो इस फॉर्मूले को पुट करिए, तो पी का वैल्यू 100, ठीक है। W निकालना है आपको, W को W लेने दीजिए। समय, समय का वैल्यू कितना है मेरे पास, समय का वैल्यू है 7200, कितना है 7200। फिर से आगे इसके बाद ध्यान है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेट कुछ नहीं तो नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करना है। 7200 को 100 से गुना कीजिएगा तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72 पे 4 जीरो, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जूल। ये भी आंसर सही है, लेकिन अब ऑप्शन में आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा नहीं, ऑप्शन आपको इस तरह से आएगा साइंटिफिक यूनिट में, साइंटिफिक वे में। तो साइंटिफिक वे इसको बना दीजिए आप लोग। बस क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल डालना है, कितना पोजीशन जंप करेंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस जंप करना, राइट। तो यहाँ पे डेसिमल पड़ जाएगा, तो 7.2 लिखेंगे। 5 प्लेस जंप किए तो 10 टू द पावर 5 इतना जूल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। बोल रहा है 250 ग्राम का एक गेंद है, ये वेट हो गया है, मतलब द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 250 ग्राम, लेकिन इसे शायद केजी में कन्वर्ट करिए, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम इसको बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दीजिएगा आप लोग, है ना, तो ये केजी में आ गया। तो इसको डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे तो कितना आएगा, 0.250 केजी, है ना, आगे में जीरो डाल सकते हैं आप लोग। अब पूछ रहे इतने जूल ऊर्जा दी जाए, है ना, तो वह कितने ऊपर उठेगा। मतलब कि 250 ग्राम का गेंद है, इसको ऊपर फेंकना है ना, और ऊर्जा हम दे रहे हैं 19.6 जूल, तो ये कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब हाइट पूछ रहा है आपसे, वाट, H इक्वल टू वाट, और ऊर्जा दे रहे हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी, है ना, AP भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसकी वैल्यू दी हुई है 19.6 जूल। तो आप लोग जान रहे हैं एम, एच और ईपी में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला जस्ट बताया अभी कि हम लोग जानते हैं ईपी इक्वल टू होता है एम गुना जी गुना एच। ओके, ईपी का वैल्यू 19.6 है, मतलब इतना ऊर्जा हम उसको देके फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, हाँ। और एम का वैल्यू कितना है 0.25, 0.25, जीरो भी लिख सकते हैं, गुना जी आया। जी का मान जस्ट बताया अभी मैंने कि जी अगर नहीं कुछ दिया हो तो 9.8 लेना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान इतना आपको लेना है, याद कर लीजिए। तो जी का वैल्यू 9.8 लिए, और एच पूछ रहा है वाट, एच पूछा जा रहा है, तो एच को निकालना है आपको, बस एच निकालिए। एच आप निकाल सकते हैं, तो पहले क्या करना है आपको, 19.6 लिखिएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला क्या होगा, डिवाइड में आएगा, 0.250 गुना 9.8। इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका आंसर देखिए कितना आता है, 5 सेकंड का समय है आपके पास।
हो गया? आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम इसका आंसर बता दें। ये आंसर इसका आएगा 8 मीटर, ये 8 मीटर ऊपर जाएगा क्या? ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल उड़ाइए, कैंसिल कीजिए, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 8 मीटर, ठीक है। तो और अब ये थर्ड क्लास जो इसका होगा, तो इससे रिलेटेड और भी जितने तरह के क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से 5-6 क्वेश्चन और बनाएंगे और फिर थर्ड क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही है आपको। और जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि इस तरह के वीडियो जितने भी हम अपलोड करेंगे और तो इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन में घर पे रहना है। बाय, थैंक यू।